कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन अगर एक तस्वीर किसी कातिल की पहचान छुपाए बैठी हो तो साल 2024, मुंबई शहर। एक साधारण सी शाम। 21 साल की रिया अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने निकली थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हंसी, मजाक और ढेर सारी तस्वीरें। घर लौटने से ठीक पहले रिया ने अपनी जिंदगी की आखिरी सेल्फी ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी एक तस्वीर में कैमरे के पीछे खड़ा एक ऐसा चेहरा कैद हो चुका है जो अगले कुछ घंटों में पूरे शहर की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बनने वाला था। अगली सुबह रिया की लाश एक सुनसान जगह से बरामद हुई। पुलिस के पास न कोई गवाह था, न कोई हथियार और न ही कोई स्पष्ट मकसद। बस उसके मोबाइल में मौजूद एक आखिरी सेल्फी। शुरुआत में वह तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने तस्वीर को झूम किया तो पीछे शीशे में दिखाई दे रही एक धुंधली परछाई ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। क्या वह सिर्फ एक संयोग था या कातिल ने खुद अनजाने में अपने होने का सबूत छोड़ दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रिया ने अपनी मौत से कुछ सेकंड पहले कातिल को देख लिया था तो वह तस्वीर लेने के बाद जिंदा क्यों नहीं बच सकी? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर सुराख आपको एक ऐसे सच तक ले जाएगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मुंबई, रात के करीब 10:30 बजे। शहर की सड़कें हमेशा की तरह रोशनी से जगमगा रही थीं। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें और हर तरफ भागती हुई जिंदगी इसी शहर में रहती थी। 21 साल की रिया मल्होत्रा। रिया एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। उसे नई नई जगहों की तस्वीरें लेना, लोगों के चेहरे कैद करना और हर पल को कैमरे में सहेजना बेहद पसंद था। उसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन जो भी उसकी तस्वीरें देखता उसकी तारीफ के बिना नहीं रह पाता। उस दिन रिया का जन्मदिन था। उसके 3 सबसे करीबी दोस्त नेहा, कबीर और आयुष, चारों ने शाम एक कैफे में बिताई। हंसी मजाक, केक और ढेर सारी तस्वीरें। रिया बार बार अपना मोबाइल निकालती और हर पल को कैमरे में कैद करती जा रही थी। नेहा हंसते हुए बोली, रिया, अगर ऐसे ही फोटो खींचती रही ना तो खाना ठंडा हो जाएगा। रिया मुस्कुराई और बोली, कुछ पल दोबारा नहीं आते, इन्हें कैद करना जरूरी है। करीब 9:30 बजे चारों कैफे से बाहर निकले। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क के दूसरी तरफ रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं। रिया अचानक रुक गई। उसने कहा, रुको, यहां एक आखिरी सेल्फी लेते हैं। सब उसके पास आ गए। रिया ने मोबाइल सामने किया, मुस्कुराई और क्लिक। यही थी उसकी आखिरी सेल्फी। कुछ मिनट बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। रिया ने कैब बुक की, लेकिन ऐप पर लगातार एक ही मैसेज आ रहा था, नो कैब अवेलेबल। उसने सोचा, थोड़ा आगे जाकर कोशिश करती हूं। वह अकेली ही सड़क पर चलने लगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी। तभी एक काली एसयूवी धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। उसकी खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठा आदमी बोला, लिफ्ट चाहिए? रिया ने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर मना कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गई। एसयूवी कुछ सेकंड वहीं रुकी रही, फिर धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। रिया ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गाड़ी अचानक दूसरी गली में मुड़ गई। उसने राहत की सांस ली। रात करीब 11 बजे रिया ने अपनी मां को आखिरी बार फोन किया। मम्मी, बस 10 मिनट में घर पहुंच रही हूं। मां ने कहा, ध्यान से आना बेटा। यही रिया की अपने परिवार से आखिरी बातचीत थी। अगली सुबह मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क के किनारे एक युवती बेहोश पड़ी थी। जब पुलिस पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान हुई, रिया मल्होत्रा। घटनास्थल पर न कोई संघर्ष के साफ निशान थे, न कोई हथियार और न ही कोई चश्मदीद गवाह। बस उसका मोबाइल, जो जमीन पर टूटी स्क्रीन के साथ पड़ा था। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन अभी भी चालू थी। गैलरी खोली गई। आखिरी तस्वीर वही जन्मदिन वाली सेल्फी थी। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा।
चार दोस्त, मुस्कुराते हुए चेहरे, पीछे शहर की रोशनी। लेकिन फोरेंसिक अधिकारी ने अचानक कहा, सर, जरा इस हिस्से को झूम कीजिए। तस्वीर जैसे ही झूम हुई, रिया के पीछे खड़ी एक दुकान के शीशे में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। एक ऐसा आदमी जो सेल्फी लेने वाले चारों दोस्तों के साथ नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि उसकी नजर सीधे रिया पर थी। इंस्पेक्टर अर्जुन कुछ पल तक उस तस्वीर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यही आदमी इस केस की पहली और शायद आखिरी कड़ी है। जारी रहेगा। सुबह के 10 बजे, मुंबई क्राइम ब्रांच। रिया की आखिरी सेल्फी अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन चुकी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ फोरेंसिक टीम के साथ उसी तस्वीर को बार बार देख रहा था। पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे तस्वीर की क्वालिटी बढ़ाई गई, पीछे शीशे में दिख रही परछाई और साफ होने लगी। वह एक आदमी था जिसने काली जैकेट, कैप और चेहरा आधा ढक रखा था। सबसे अजीब बात, वह सीधे कैमरे की तरफ नहीं, रिया की तरफ देख रहा था। अर्जुन ने तुरंत उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। कैफे, सड़क, पास की दुकानें और ट्रैफिक सिग्नल। घंटों तक रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। रिया और उसके दोस्तों के कैफे पहुंचने से लगभग 10 मिनट पहले वही आदमी वहां मौजूद था, और रिया के निकलने के बाद वह भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया। ये अब सिर्फ संयोग नहीं था, कोई रिया का पीछा कर रहा था। उधर फॉरेंसिक टीम ने रिया के मोबाइल की जांच शुरू की। मोबाइल से कोई फोटो या वीडियो डिलीट नहीं किया गया था, लेकिन रात 10:47 बजे एक अनजान नंबर से रिया के फोन पर कॉल आई थी। कॉल सिर्फ 8 सेकंड चली। उसके बाद रिया ने किसी को फोन नहीं किया। पुलिस ने उस नंबर का रिकॉर्ड निकलवाया, लेकिन वह नंबर फर्जी पहचान पर खरीदे गए एक सिम कार्ड का था। सिम कॉल के कुछ मिनट बाद ही बंद कर दिया गया था। इसी बीच रिया की सबसे अच्छी दोस्त नेहा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अर्जुन ने पूछा, क्या रिया किसी परेशानी में थी? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, 2 हफ्तों से वह बहुत डरी हुई थी। अर्जुन ने पूछा, क्यों? नेहा ने धीरे से जवाब दिया, उसे लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है। नेहा ने अपना मोबाइल निकाला। उसने अर्जुन को कुछ मैसेज दिखाए। रिया ने उसे कई बार लिखा था। वही आदमी फिर दिखा। आज भी उसने मुझे देखा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी कैमरा मेमोरी कार्ड जरूर देखना। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। रिया का कैमरा तुरंत उसके घर से मंगवाया गया। कैमरा सही हालत में था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड गायब था। पूरा कमरा दोबारा खंगाला गया। अलमारी, बैग, टेबल, हर जगह तलाश की गई, लेकिन मेमोरी कार्ड कहीं नहीं मिला। अब साफ था, कातिल सिर्फ हत्या करके नहीं गया, वह कोई सबूत भी अपने साथ ले गया था। उसी शाम अर्जुन अपनी टीम के साथ फिर उसी कैफे पहुंचा। वह उस जगह को दोबारा देखना चाहता था जहां आखिरी सेल्फी ली गई थी। अचानक पास की एक छोटी सी दुकान के मालिक ने उन्हें रोक लिया। वह बोला, साहब, उस रात मैंने एक लड़की को किसी से बहस करते देखा था। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचा। किससे? दुकानदार ने सड़क के उस पार इशारा किया। काली एसयूवी वाले आदमी से, अर्जुन ने पूछा। चेहरा देखा था? दुकानदार ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन गाड़ी का आधा नंबर याद है। उसने एक कागज पर लिखा, MH02 7 के, बस इतनी ही जानकारी थी। लेकिन कई बार एक छोटा सा सुराग पूरी जांच बदल देता है। उसी रात ट्रांसपोर्ट विभाग से रिकॉर्ड मंगवाए गए। आधे नंबर से मिलती जुलती कुल 47 काली एसयूवी सामने आई। जांच अब शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली कातिल पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, और उसने अपना अगला कदम भी तय कर लिया था। जारी रहेगा। रात के करीब 11 बजे मुंबई क्राइम ब्रांच का कंट्रोल रूम। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ के सामने 47 काली एसयूवी की पूरी सूची रखी हुई थी। हर गाड़ी का मालिक, हर पता और हर रिकॉर्ड की जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन
47 में से सिर्फ एक गाड़ी ऐसी थी जिसका जीपीएस पिछले 3 दिनों से बंद था। मालिक का नाम था विक्रम सूद, पेशा रियल एस्टेट कारोबारी। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हुई थीं, जो बाद में रहस्यमय तरीके से वापस ले ली गई थीं। अर्जुन ने तुरंत टीम तैयार की, लेकिन जब पुलिस विक्रम के बंगले पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया, साहब, वो कल रात से दिखाई ही नहीं दिया। उसी समय एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर, हमें एक और सुराग मिला है। फॉरेंसिक लैब से खबर आई थी। रिया की सेल्फी में दिखाई दे रही दुकान के शीशे में सिर्फ कातिल का चेहरा ही नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी का पूरा नंबर भी हल्का सा दिखाई दे रहा था। एआई इमेज एनहांसमेंट के बाद नंबर साफ पढ़ा जा सकता था, और वह नंबर विक्रम सूद की एसयूवी का ही था। अब पुलिस के पास पहली बार एक ठोस सबूत था। उधर रिया का भाई रोहन अपनी बहन का कमरा दोबारा साफ कर रहा था। अचानक उसे कैमरे का एक अतिरिक्त लेंस मिला। लेंस के अंदर बहुत सावधानी से छिपाया गया एक माइक्रो एसडी कार्ड। रोहन तुरंत उसे पुलिस के पास ले गया। मेमोरी कार्ड खोला गया। उसमें रिया द्वारा पिछले कुछ दिनों में ली गई सैकड़ों तस्वीरें थीं, लेकिन एक वीडियो देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। वीडियो में रिया एक सुनसान गोदाम के बाहर छिपकर शूट कर रही थी। वह कैमरे से धीरे धीरे बोल रही थी, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं सही थी। फिर कैमरा झूम होता है और अंदर विक्रम सूद कुछ लोगों के साथ अवैध हथियारों का सौदा करता हुआ दिखाई देता है। रिया ने अनजाने में एक बहुत बड़े अपराध का सबूत रिकॉर्ड कर लिया था। अब सब साफ हो चुका था। रिया की हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि उस वीडियो की वजह से हुई थी। उसने वह रिकॉर्ड कर लिया था जो किसी को कभी नहीं देखना चाहिए था। इसी बीच पुलिस को एक और कॉल मिला। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने फार्म हाउस के अंदर विक्रम के छिपे होने की सूचना मिली थी। अर्जुन अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचा। फार्म हाउस चारों तरफ से घिर चुका था। अर्जुन ने लाउडस्पीकर पर आवाज लगाई, विक्रम, बाहर आ जाओ, चारों तरफ पुलिस है। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक फार्म हाउस की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक गोली चली। ढाएं। पुलिस तुरंत मोर्चा संभाल चुकी थी। मुठभेड़ शुरू हो गई। लगभग 10 मिनट बाद फार्म हाउस के पीछे की दीवार तोड़कर एक आदमी भागने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन अर्जुन पहले से वहीं मौजूद था। उसने दौड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में विक्रम सूद हथकड़ी पहन चुका था। गिरफ्तारी के दौरान विक्रम सिर्फ एक बात बार बार दोहरा रहा था, अगर उसने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया होता तो आज जिंदा होती। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, हर अपराधी यही सोचता है कि सच हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन इस बार एक आखिरी सेल्फी और एक छिपा हुआ मेमोरी कार्ड सच को अदालत तक पहुंचाने वाले थे। विक्रम सूद की गिरफ्तारी के बाद पूरा मुंबई पुलिस विभाग इस केस की तह तक पहुंचने में जुट गया। फार्म हाउस की तलाशी के दौरान पुलिस को कई लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, नकली दस्तावेज और करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत अभी भी वही था, रिया का कैमरा और उसका छिपाया हुआ मेमोरी कार्ड। फॉरेंसिक लैब में वीडियो की बारीकी से जांच की गई। वीडियो में सिर्फ हथियारों का सौदा ही नहीं, बल्कि विक्रम के साथ मौजूद उसके 3 साथी भी साफ दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक शहर का एक प्रभावशाली व्यवसायी था, दूसरा एक पूर्व सरकारी अधिकारी, और तीसरा वही व्यक्ति था जो रिया की आखिरी सेल्फी में शीशे के अंदर दिखाई दिया था। अब पुलिस के पास पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। अगले कुछ दिनों में मुंबई और आसपास के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई। एक एक करके गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। जांच में खुलासा हुआ
कि ये गिरोह वर्षों से अवैध हथियारों की तस्करी, जाली दस्तावेज और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों में शामिल था। जो भी उनके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करता, उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। रिया उनकी अगली शिकार बन गई थी। कुछ महीनों बाद मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने रिया की आखिरी सेल्फी, सीसीटीवी फुटेज, मेमोरी कार्ड की वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल लोकेशन और फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की। बचाव पक्ष ने इन सबूतों को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर सबूत एक दूसरे से जुड़ता चला गया। फैसले वाले दिन अदालत पूरी तरह भरी हुई थी। रिया के माता पिता, उसके दोस्त, पत्रकार और पुलिस अधिकारी सभी मौजूद थे। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, यह अदालत उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर अभियुक्त विक्रम सूद तथा उसके साथियों को दोषी मानती है। कोर्ट ने विक्रम और उसके मुख्य साथियों को हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियारों की तस्करी सहित कई गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया। फैसले के बाद रिया की मां अपनी बेटी का कैमरा हाथ में लेकर रो पड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, तू चली गई बेटा, लेकिन तेरी आखिरी तस्वीर ने तुझे इंसाफ दिला दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन कुछ पल तक उस कैमरे को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि अगर रिया ने उस रात सिर्फ एक सेल्फी न ली होती तो शायद ये पूरा गिरोह कभी पकड़ में नहीं आता। कुछ दिनों बाद रिया के सम्मान में शहर के फोटोग्राफी संस्थान ने एक प्रदर्शनी आयोजित की। उसमें उसकी खींची हुई तस्वीरें प्रदर्शित की गईं, लेकिन उसकी आखिरी सेल्फी कभी सार्वजनिक नहीं की गई, क्योंकि वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी। वह एक हत्या की गवाह, एक लड़की की आखिरी याद और न्याय तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा सबूत थी। कहते हैं, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कभी कभी एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा सच कह देती है, और कभी एक आखिरी सेल्फी सबसे खतरनाक अपराधी को भी कानून के सामने खड़ा कर देती है। अगर आपको ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मिस्ट्री थ्रिलर और फैक्ट इंस्पायर्ड क्राइम स्टोरीज पसंद है तो डार्क फाइल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए। अगर आप रिया की जगह होते तो क्या उस रहस्यमयी वीडियो को रिकॉर्ड करते? मैं मिलूंगा आपसे एक और नए रहस्यमयी और रोमांचक क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।